किसान भाई, अगर आप पिग फार्म शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको 2021 में सुअर पालन करना चाहिए या नहीं, और किस तरह से आप इसको प्रॉफिट की तरफ ले जा सकते हैं, और अगर ये लॉस में जाता है तो कारण क्या होते हैं। सभी चीज़ों पर आज जो है हम बात करेंगे। इसके अलावा पिग जो है, पिग फार्म में फीड मैनेजमेंट को लेकर भी हम बात करेंगे। इसीलिए आज हम पहुँचे हैं बेस्ट पिग फार्म पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु गुप्ता, बेस्ट पिग फार्म परतापुर मेरठ। सर, जो अगर हम बात करें जैसे सुअर पालन के बारे में, व्यवसाय में बात करें, बहुत से लोग इसमें आना चाहते हैं। तो 2021 जैसे आने वाला साल है, इसमें सुअर पालन व्यवसाय कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मनीष भाई, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो सुअर पालन का काम है, पिग फार्मिंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस काम में कोई कमी नहीं है, काम बहुत बढ़िया है। लेकिन बशर्ते कई सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं, रीजंस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से लोग, नए फार्मर इस काम को ख़राब कर देते हैं या फेल हो जाते हैं। जी जी। देखिए, सबसे पहले कोई भी काम को करने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसको सीखने का मतलब कि आपको ट्रेनिंग आनी चाहिए प्रॉपर, कि आपने उस काम के खामियां, फ़ायदे, नुकसान क्या आपको पता है। काम तो हर कोई कर लेता है, इसको नौसिखिया भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इस जानवर को कौन सी फीड देनी है, कौन सा चारा देना है, कौन सी दवाइयाँ लगती हैं, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो अगर आपको नहीं पता है किसी नए फार्मर को, तो वो नुकसान की तरफ जाएगा, जानवर बीमार होगा और अल्टीमेट एट द एंड मर जाएगा वो। तो सीखना बहुत ज़रूरी है कि इस काम को कैसे किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई नया फार्मर है, अब उसको फीड फॉर्मुलेशन नहीं पता होता। उसे ये तो पता है कि मक्का, सोया, बाजरा, गेहूँ वगैरह खिलाया जाता है, लेकिन उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन और फॉर्मुलेशन नहीं पता होता है उसे। मतलब एक रेशो में डाली जाती है सारी चीज़ें। अगर आप उस रेशो को पूरा नहीं करोगे तो जानवर में ग्रोथ नहीं आएगी, जो कि हमें 6 से 7 महीने के अंदर 100 किलो करना है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगनी चालू हो जाएगी जानवर के ऊपर, जिससे कि लास्ट में जब जानवर बिकेगा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको परफेक्ट फॉर्मुलेशन पता होनी चाहिए फीड की, ड्राई फीड की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। जैसे जिसको नहीं पता इस काम के बारे में, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली हुई भी या नहीं सीखा हुआ, वो क्या करेगा, जैसे मैली खिलाने लगते हैं लोग, और गन्ना खिलाने लगते हैं, और क्या बोलते हैं, गुड़ का शीरा खिलाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं उसके अंदर टॉक्सिसिटी कितनी है। टॉक्सिसिटी वो चीज़ होती है जो हमारे, एक इंसान की बात भी करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब वो टॉक्सिसिटी जाती है तो ग्रोथ होने के बजाय ख़राब चीज़ें करना ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। मतलब हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो एक फॉर्मुलेशन, अच्छे फॉर्मुलेशन के अंदर सारी चीज़ें एक बैलेंस्ड फॉर्म में होती है, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह, लाइसिनिक होती है, प्रोटीन कंटेंट। तो फॉर्मुलेशन में वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर, जैसे आपने भी देखा होगा कि पिग फार्म जैसे खुले हुए हैं, बहुत से बंद भी होते हैं और बहुत से प्रॉफिट की तरफ भी जाते हैं। तो नुकसान और फ़ायदे में जाने के कारण बताइएगा। देखिए सर, सबसे पहले तो बताता हूँ मैं आपको कि नुकसान में क्यों जाते हैं फार्मर। नुकसान में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें फीड फॉर्मुलेशन परफेक्ट नहीं पता होता और जानवर को वो बीमारी से नहीं बचा पाते। ये मेन रीज़न है। और जो फ़ायदे में जाते हैं वो लोग जाते हैं जिनको प्रॉपर इस काम की नॉलेज है, जिन्होंने एक रेप्यूटेड ट्रेनिंग सेंटर से इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। उन्हें पता है कि जानवर को कैसे बड़ा करना है, कैसे बीमारियों से बचाना है, और क्या चीज़ खाकर जानवर बड़ा होगा, अच्छी ग्रोथ लेगा। जैसे कि सर हम जाने, मान लीजिए आपने बताया कि भाई इसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, तो क्या किसानों के लिए आपकी तरफ से कुछ सिखाने के लिए किया जा रहा है, ट्रेनिंग वगैरह? देखिए सर, मैं अभी, आप जैसे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैं अभी तक इस चीज़ में इसलिए नहीं उतरा था, मतलब खुद से ट्रेनिंग देना इसलिए स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं भी अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। हालांकि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, और लेकिन फिर भी अभी तक मैं इस काम को सीख ही रहा था। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो इस काम में आना चाहते हैं, और नए भी फार्मर हैं जो हमेशा मेरे को यूट्यूब पे और बाकी मैसेजेस भी करते हैं कि सर आप भी ट्रेनिंग चालू कीजिए। तो उनके लिए मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है। आप चाहें तो उस ट्रेनिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार आकर देख सकते हैं कि ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या है, और उस ट्रेनिंग को करने के बाद क्या आप इस काम को चला पाएंगे या नहीं, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। सर, जैसे ट्रेनिंग की आपने बात की, क्योंकि आपका जो एनिमल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है पिग फार्म में, तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा प्रोसेस बताइएगा, क्या क्या प्रोसेस है इसका, रहने का किस तरह का, फीस वगैरह है, थोड़ा किसानों को बताइए, कोई आना चाहे तो। देखिए सर, फ़ीस की अगर बात करें तो उसकी फ़ीस है 6500 रुपीज़, जिसके अंदर जो अभी तक मैंने सोचा है और जो होगा भी, उसके अंदर हमने गेस्ट हाउस रखा हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उस गेस्ट हाउस में उनके लिए रहने की, खाने की व्यवस्था वहाँ से की जाएगी इन्हीं पैसों को लेकर, और जो कि एक खर्चा आ भी जाता है। अगर आप 1000 रुपये रोज़ का रहने खाने का खर्चा देखो तो एक आदमी का आता ही है एक मेट्रोपोलियन सिटी में।
तो अगर 4 दिन की हमारी ट्रेनिंग होगी तो वैसे भी 4, 4.5, 5,000 रुपये खर्च हो जाते हैं उनके, और हम ले रहे हैं 6500 रुपीज़, जिसमें कि एक तरीके से मतलब मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, जो खर्चा होगा वो जेन्युइन खर्चा होगा। वहाँ से गेस्ट हाउस से एक हम लोग कैब बुक करके रखते हैं जो स्टूडेंट्स को वहाँ से लेकर हमारे फार्म तक छोड़ेगी। दिन में प्रैक्टिकल सेशन होगा और सुबह के टाइम ट्रेनिंग चालू होगी थ्योरेटिकल। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, और जिस भी भाई को सीखना हो और इस काम में सही में सक्सेसफुल होना है तो दोस्तों ज़रूर आना, एक बार ज़रूर आना। ठीक सर, जैसे अभी आपने इसके अब जो ट्रेनिंग के बारे में बात करी, आपने जो है फीड पर भी बताया कि फीड भी बहुत मायने रखता है। तो एक बार सर मैं थोड़ा फीड फार्मूला जानना चाहता हूँ, बेसिक सा, जो आप भी अपने फार्म पे यूज़ करते हैं, भाई ये टाइम डालना है, इन बातों का ध्यान रखना है फीड फॉर्मुलेशन में। देखिए सर, फीड फॉर्मुलेशन तो एक मायने रखता है कि हम किस रेशो प्रोपोर्शन में ग्रेन्स को मिला रहे हैं। ग्रेन्स का मतलब मक्का हो गया, सोया हो गया, बाजरा हो गया, राइस पॉलिश हो गई, और तुम्हारा गेहूँ हो गया, चावल हो गया, किनकी हो गई। लेकिन ये चीज़ें तब काम करेंगी जब इनके अंदर प्रॉपर सप्लीमेंटेशन होगा, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी जब हाई होगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू कब हाई होगी? जब इसके अंदर सप्लीमेंट्स डलेंगे। जो न्यूट्रिशन की कमी हमारे बॉडी के अंदर है, जब वो एक्स्ट्रा उसके अंदर डालेंगे, उसकी भी एक मात्रा होती है जो कि एक ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि जैसे सोया मक्का मिलती है, तो इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट ज़रूर डलते हैं, जो डलने के बाद ही ये ग्रेन्स प्रॉपर हमारे अंदर डाइजेस्ट होंगे और बढ़िया ग्रोथ देंगे जानवर को। सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जानवर पर कितना प्रॉफिट हो जाता है, और आप उसका किस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इस जानवर से हमें इतना प्रॉफिट निकल के आया? देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन इस तरीके से लगाई जाती है। सपोज कीजिए हमने एक फ़ीमेल को आज क्रॉस कराया, उसका प्रेगनेंसी टाइम होता है 114 दिन का, करीब 3.5 महीने से ऊपर थोड़ा सा। तो हम लोग कॉस्ट कैसे निकालते हैं एक पिगलेट की? सबसे पहले एक पिगलेट छोटे बच्चे की कॉस्ट लगाई जाती है, जो एक छोटा पिगलेट 100 kg तक पहुंचेगा। वो कैसे लगाई जाएगी? मादा ने प्रेगनेंसी पीरियड में, यानी कि गेस्टेशन पीरियड में, जब तक उसका प्रेगनेंसी अंतराल है, उसमें कितना फीड खा लिया, कितने रुपए का फीड खा लिया। सपोज़ कीजिए उसने 5,000 का फीड खा लिया, तो अब सपोज़ करो 3.5 महीने बाद 114 दिन बाद उसने बच्चे दिए, सपोज़ कीजिए 10 बच्चे दिए, तो 10 बच्चों पे अगर आप कॉस्ट लगाओगे, 10 बच्चों की कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? वो निकालोगे आप मादा ने कितने रुपए की फीड खाई 3.5 महीने के अंदर। सपोज़ करो उसने 5,000 की फीड खा ली, और 1,000 या 2,000 के आसपास उसकी कॉस्ट आ गई, क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्ट, और बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो करीब 7,000 रुपये अगर उस पर खर्च हो गया और उसने 10 बच्चे दिए, तो आप लगा लीजिए एक बच्चे की कॉस्ट आ गई 700 रुपीज़। तो 700 रुपीज़ पर पिगलेट हमें पड़ गया। अब उसके ऊपर जो हम राशन देते हैं करीब 100 किलो करने तक, वो लगता उसकी कॉस्ट आती है 6,500 रुपीज़ से लेकर 7,000, डिपेंड करेगा आपने मक्का और सोया क्या रेट खरीदी हुई है। सपोज़ कीजिए आप बल्क में खरीदोगे तो सस्ता रेट मिलेगा, कम क्वान्टिटी में खरीदोगे तो रेट महंगा मिलता है। तो 700 रुपये प्लस 6,500, ये हो गए 7,200 रुपीज़। 7,200 रुपीज़ के ऊपर 500 रुपीज़ करीब लेबर चार्ज आता है 100 kg तक होने के लिए, जानवर को छोटे से बड़ा होने के लिए। तो करीब ओवरऑल 8,000 कॉस्ट आती है एक जानवर को 100 किलो करने में 6 से 7 महीने के अंदर। तो अब लगा लीजिए जो रेट चल रहा है, जो रेट होता है जब असम माल जाता है तो 120 रुपये किलो जाता है, तो सीधे 4,000 रुपये बच जाते हैं हमें एक फैटनर पे। ठीक है सर, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, जैसे एक तो ये बताइएगा, जब इसको तैयार भी कर लेते हैं, मेरे अभी क्योंकि सवाल बहुत था फार्मर का, इसको बेचे कहाँ पे फिर, मतलब इसकी मार्केट कहाँ पे है, कौन इसको खरीदेगा? देखिए सर, अभी तो ये वाले सवाल का जवाब यही होगा कि अभी जैसे असम बंद चल रहा है, सभी को पता है, लेकिन उसके जो वो डिस्प्यूट है वो इसी वजह से है कि वो लोग जो वहाँ के लोकलाइट्स लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग, आपने हमारे जानवर मरवा दिए, जिंदा ज़मीन में गड़वा दिए ASF की वजह से, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से, तो अब हम बाहर के जो स्टेट्स हैं उनका माल क्यों आने दें? इसकी वजह से डिस्प्यूट चल रहा है, जो कि अगले 1 या 2 महीने के अंदर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब रही बात, अब माल को हम बेचेगा, माल हमारा बिकेगा लोकल में। लोकल में कैसे? जो हमारे लोकल रिटेलर्स हैं, जो कटिंग वाले लोग हैं, वो भी 110-115 रुपये रेट दे देते हैं, जो समझ के चलिए आप 70 kg से 100 किलो के एनिमल के। अरे वहाँ पे उधर बेचने में जो है, नॉर्थ ईस्ट में बेचने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं फिर। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले 1 महीने या 2 महीने के अंदर वो मैटर सॉर्ट आउट होने वाला है। उसके अलावा भी कोलकाता माल जा रहा है, बिहार जा रहा है, बिहार में 150 रुपये किलो जा रहा है माल। कोई अगर वहाँ पे जाकर सेटिंग बना ले तो वहाँ 150 रुपये किलो तक माल जा रहा है, हमने खुद बेचा है। ठीक, एक सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपका ये फार्म है, तो इसमें जो ये कि इसका रूम है इसका, ये इसका साइज कितना है और कितने इसमें बच्चे रख सकते हैं एनिमल?
ऐसा होता है सर, देखिए छोटे बच्चे पिगलेट्स के लिए जो 10 से 20 किलो के होते हैं उनके लिए एक छोटा रूम बनता है अलग से, जो कवर्ड होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए गर्मियों के लिए, और सर्दियों के लिए प्रॉपर क्लोज्ड होना चाहिए जिससे कि हवा ना लगे। अच्छा, आधा खुला आधा बंद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे क्या होता है, आप ये भी देख सकते हो कि सर्दियों में अगर आधा खुला हुआ है तो उसमें धूप भी जाती है जानवर को, और जब ठंड लगी है तो अंदर चला जाएगा। रात को पल्ली डाल देते हैं हम लोग, कवर्ड कर देते हैं इसका बिल्कुल। सर साइज क्या होगा? इसका सर साइज़ है करीब 15 बाई 18 का। 18। तो बड़े और छोटे कितने कितने आ सकते हैं इसमें? बड़ों की संख्या बताइए। छोटे एनिमल आ सकते हैं इसके अंदर 30, और बड़े एनिमल आ सकते हैं 20। ठीक है। इसके अलावा सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत से किसान जो पिग फार्मर चला रहे हैं वो होटल वेस्ट पे चला रहे हैं, क्या होटल वेस्ट पे सुअर फार्म को चलाना सही है? सर होटल वेस्ट पे भी बाकी जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि होटल वेस्ट बेकार चीज़ है, लेकिन मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है होटल वेस्ट भी ठीक है, लेकिन अगर वो अच्छी क्वालिटी का है। सपोज़ कीजिए अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, अधिकतर लोग क्या होता है उसमें लिक्विड ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है उसकी क्वालिटी। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है फ्रेश और उसके अंदर अगर आप बैलेंस डाइट फॉर्म में थोड़े से ग्रेन्स और ऐड कर दें, जैसे मक्का और सोया, तो वो प्रॉपर बैलेंस डाइट बनेगी, तो वो भी हम जानवर को डालेंगे तो वजन बढ़ाएगा। मतलब आपका कहना यह है कि उसको सड़ा हुआ नहीं खिलाना? बिल्कुल सड़ा हुआ नहीं खिलाना। आपको ये चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है नहीं है, उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर है या नहीं है। आप दुनिया की वो कोई सी भी चीज़ खिला सकते हो जो खाने योग्य है और उसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं। इसके अलावा जैसे मान लिया किसी ने सुअर फार्म शुरू किया, जब सुअर फार्म शुरू करते हैं सबसे पहले जरूरत पड़ती है उसको पिगलेट की, लेकिन उसमें शिकायतें बहुत आती है। ये शिकायतें क्या है और समस्या क्या है ये? देखिए दोस्तों, देखिए सर, प्रॉब्लम असल में होती क्या है, जो नया फार्मर होता है उसे ब्रीडिंग की नॉलेज तो होती नहीं है कि कौन सा जानवर अच्छा है कौन सा बेकार है, नस्ल की नॉलेज नहीं होती है। तो वो लोग करते क्या हैं, 10 फार्म पे घूमते हैं और माल वहाँ से उठाते हैं जो सबसे सस्ता देता है। अब वो ये नहीं सोचते हैं जो सस्ता दे रहा है उसका रीज़न क्या है। आप अगर कोई चीज़ को सस्ता उठा रहे हो, कोई फार्मर सस्ते रेट पे माल दे रहा है, तो इसका मतलब उसने जानवर पे जो इन्वेस्ट किया है, जो पैसे लगाए हैं, वो पैसे किस फॉर्म में लगाएगा, फीडिंग के फॉर्म में। यानी कि उसने सस्ता फीड खिलाया है जो कि आपके जानवर के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो वो लोग करते क्या है, सस्ता माल उठा लेते हैं और फिर बाद में क्या होता है, बच्चे कम देती है मादा, हल्के बच्चे देती है। मेरा ये मानना है आप उस फार्मर से माल लो, रेट्स की बात तो करना बाद में, लेकिन पहले उससे ये पूछो जो आप प्रेग्नेंट फीमेल या गिल्ड्स या बच्चे दे रहे हो उनका रिकॉर्ड क्या है, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कितने बच्चे दिए थे, या अगर आप गिल्ड्स भी ले रहे हो तो आप इनको खिला क्या रहे हो, ये पूछो ना फार्मर से। आपको जानकारी कैसी लगी ये बाकी किसानों को भी इस वीडियो को शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।